सीओपीडी बेसिकली यूजुअली हम देखते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 होती है और इसमें प्रेडोमिनेंटली जो पेशेंट्स होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। अस्थमा का तकलीफ है, अस्थमा तक तकलीफ जो है यूजुअली बचपन से ही पेशेंट में होता है। हम पोलन का टाइम देखते हैं तो उस टाइम ये ज़्यादा एग्रीवेट होता है। लोग जब सुनते हैं अस्थमा तो डर जाते हैं अस्थमा, लेकिन अस्थमा सीओपीडी से बेटर बीमारी है, मैं ये कहूँगा। अस्थमा पेशेंट से कोशिश यही रहनी चाहिए कि बाहर सर्दी में ना निकले, तभी निकलें जब ज़रूरत हो, और जब निकलना हो तो एडिक्वेट प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। मफलर पहने ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए, वार्म क्लोथ्स पहने ताकि ठंडे के असर ना हो, और वायरल इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए आप वैक्सीनेशंस करा लें। मौसमी सरमा के दौरान जहां खाने पीने और रहन सहन के मामलात में तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती है, वहीं सर्दियों में वादी कश्मीर में जोड़ों का दर्द, नज़ला ज़ुकाम और खांसी के तकालीफ आम देखने में आते हैं। ऐसे में सांस की बीमारियों में दमा यानी अस्थमा तकलीफ दे मर्ज़ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, क्या सांस लेने में तकलीफ़ होना दमा कहलाता है या बार बार की एलर्जी को दमा कहा जा सकता है? देखिए परवेज़ साहब, सांस में तकलीफ़ होना या सांस फूलना एक बीमारी नहीं होता है, ये बीमारी की अलामत होती है। और जिस्म में बहुत से ऐसे तकालीफ हैं जिसमें ये सांस की परेशानी हो सकती है, जिसमें फेफड़े की बीमारी, हार्ट की बीमारी, खून का कम होना, या हमारी नर्वस सिस्टम की कुछ तकालीफ हैं, या किडनी के कुछ तकालीफ हैं, जिसके हर किसी बीमारी की जो सिम्टम होता है वो सांस फूलना हो सकता है। इसलिए अगर कोई सांस फूलने की तकलीफ़ के साथ किसी डॉक्टर साहब के पास कोई पेशेंट आता है तो उसका पूरा इवेलुएट करना पड़ता है कि ये सांस क्यों फूल रही है, ये बज़ात खुद छाती की बीमारी है या किसी और सिस्टम की बीमारी है। अगर छाती की तकलीफ़ में देखें तो उसमें स्पायरोमेट्री करते हैं या पीएफटी जिसे हम कहते हैं, उस लंग फंक्शन से हमें पता चलता है कि इसका फेफड़ा कितना काम कर रहा है, और ये सांस फूलना दमा है या सीओपीडी है या कोई और तकालीफ जो है छाती की है जिसकी वजह से ये सांस फूलती है। इसके बाद जो आप एलर्जी की बात कर रहे हैं, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द अस्थमा पेशेंट्स जो होते हैं वो एलर्जी में ही मुब्तला होते हैं, और ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलर्जी मैनिफेस्ट होती है। किसी को स्किन एलर्जी होती है, किसी को राइनाइटिस होता है, ज़ुकाम होता है बार बार, किसी को आँखों की एलर्जी होती है। ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ होता है, और अगर यही एलर्जी हमारे फेफड़े को इन्वॉल्व करती है जिसकी वजह से एक पेशेंट को सांस फूलना शुरू होता है, या अर्ली स्टेज में सिर्फ खांसी होती है या चेस्ट में टाइटनेस होती है, तो ये दमे की अलामत हो सकती है एक पेशेंट में। अच्छा डॉक्टर साहब, बार बार की एलर्जी जिस पे आपने भी रोशनी डाली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़्यादा ज़ुकाम होता है, खांसी रहती है, अस्थमा से इसका कितना ताल्लुक़ है? देखिए बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलर्जी एक स्पेक्ट्रम होता है। अगर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नाक और गले में इसकी अलामत आते हैं तो ये पेशेंट को ज़ुकाम बार बार होना, छींके आना, आंखों में आंसू आना, गले में खराश, गला ख़राब होना, तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की अलामत होते हैं। और ये अगर लंग्स में चला जाता है तो चेस्ट टाइटनेस, सांस फूलना या खांसी अलामत होती है। यही अगर मैनिफेस्टेशन स्किन में होती है तो छाले पड़ते हैं या खुजली आती है जब ये। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि अगर कोई पेशेंट किसी चीज़ से एलर्जिक होता है, जब भी उसको एक्सपोजर होता है उस चीज़ का तो इसको ये सिम्टम्स नमूदार होते हैं। तो इसलिए एक एलर्जी का पेशेंट जो होता है जिसकी वजह से एक हमारे फेफड़े में या हमारे विंड पाइप में एक इन्फ्लेमेशन जैसी होती है, यानी कि सूजन जैसी होती है बिकॉज ऑफ दिस एलर्जी, वो कंटिन्यूस होती है। लेकिन जब इसको इस ट्रिगरिंग फैक्टर से कंटैक्ट होता है तो इसके सिम्टम्स जो है वो उस टाइम एग्रीवेट होते हैं। हाल ही में सीओपीडी का दिन मनाया गया। सीओपीडी में और जो अस्थमा है उसमें फ़र्क क्या है? देखिए सीओपीडी और अस्थमा जो है ये
दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सीओपीडी बेसिकली यूजुअली हम देखते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 होती है और इसमें प्रेडोमिनेंटली जो पेशेंट्स होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं और ये फेफड़े में एक परमानेंट डैमेज करता है जिसकी वजह से फेफड़ा कमज़ोर होता है और पेशेंट को इनिशियली खांसी आना, बलगम आना और धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। और यूजुअली हम देखते हैं कि इनके सिम्टम्स जो एग्रीवेट होते हैं ड्यूरिंग विंटर मंथ्स होते हैं, जब सर्दी का मौसम आता है। इसके बरक्स जो अस्थमा का तकलीफ़ है, अस्थमा तकलीफ़ जो है यूजुअली बचपन से ही पेशेंट में होता है। सेकंड, इसके ख़ास जैसे हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स देखते हैं ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीज़न, हम पोलन का टाइम देखते हैं तो उस टाइम ये ज़्यादा एग्रीवेट होता है, या डस्ट होती है, या जिस पेशेंट को जिस चीज़ से एलर्जी होती है जब वो एक्सपोजर होता है तो इसको ये सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री या ऑन द बेसिस ऑफ स्पायरोमेट्री, पीएफटी, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ये अस्थमा का पेशेंट है या सीओपीडी का पेशेंट है। अस्थमा में शायद लोग जब सुनते हैं अस्थमा तो डर जाते हैं अस्थमा, लेकिन अस्थमा सीओपीडी से बेटर बीमारी है मैं ये कहूँगा, क्योंकि सीओपीडी एक बार हो गया वो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, अस्थमा भी लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। लेकिन अस्थमा का जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है लंग्स में जो वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है बनिस्बत की सीओपीडी में जो है पार्शली रिवर्सिबल होती है या इरिवर्सिबल होती है, यानी कि वो डैमेज जो है वो परमानेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो स्मोकिंग कतई नहीं करते हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव में उन्होंने स्मोकिंग नहीं की होती है, मगर वो भी छाती के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, और ख़ासकर सीओपीडी की आपने बात की या अस्थमा की हम जब बात करते हैं। देखिए सीओपीडी जो है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। हालांकि कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में कुछ अंदर जेनेटिक चेंज होता है जिसकी वजह से सीओपीडी डेवलप हो सकता है, या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है। कुछ लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ कंटिन्यूसली उनका धुएं से एक्सपोजर या केमिकल से एक्सपोजर होता है, वो भी एक फैक्टर होता है। या हम पुराने ज़माने में जब हमारे पास ये खाने पकाने के और साधन अवेलेबल नहीं थे तो चूल्हे जलते थे, चूल्हे के धुएं से सीओपीडी होता था, बायोमास, बिल्कुल उसकी धुएं की वजह से। लेकिन अस्थमा जो है, मैंने ये पहले भी कहा कि ये यूजुअली स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। हाँ, स्मोकर जो होता है, अस्थमा का पेशेंट जो स्मोकर होता है तो उसमें जो ऑलरेडी बीमारी है वो ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है, लेकिन स्मोकिंग बजाते खुद एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं होता है। अस्थमा यूजुअली एलर्जिक होता है और ये जेनेटिक होती है, और मेजॉरिटी हम पेशेंट्स में ऐसे भी देखते हैं जो नॉन स्मोकर्स होते हैं और उनको दमे का तकलीफ होती है। क्या अस्थमा के अलामात बचपन से ही ज़ाहिर होते हैं या ये किसी भी एज में ज़ाहिर हो सकते हैं? देखिए यूजुअली हम देखते हैं कि जो अस्थमा का पेशेंट डायग्नोज होता है इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स जो होते हैं ये बचपन से ही होते हैं। वो किसी भी फॉर्म ऑफ एलर्जी में मुबतला हो सकता है। स्किन एलर्जी में यूजुअली हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं एलर्जिक मार्च होता है। एलर्जी यानी कि स्किन से शुरू होती है, फिर नाक की तरफ जाती है और फिर ये रुख छाती की तरफ करती है, जिसे हम एलर्जिक मार्च का नाम देते हैं। तो यूजुअली जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं ये चाइल्डहुड में ही स्टार्ट होते हैं इनके सिम्टम्स, और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं पहुंच रहा है और पेशेंट सही से ट्रीटमेंट नहीं लेता है, ये प्रोग्रेसिवली इसके सिम्टम्स, इसके अटैक्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होते रहते हैं। हालांकि कुछ प्रपोर्शन ऑफ पेशेंट्स डेफिनेटली ऐसे भी होते हैं जिनको ये अस्थमा का तकलीफ़ जो है वो एल्डरली स्टेज में या जवानी में पैदा होते हैं। लेकिन यूजुअली हम एटोपी एलर्जिक अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं यूजुअली इनके सिम्टम्स बचपन में ही नमूदार होते हैं। अच्छा, सीओपीडी का क्या सीन है? देखिए सीओपीडी यूजुअली हम देखते हैं कि अडल्ट्स में होता है आफ्टर द एज ऑफ 45। इनकी हिस्ट्री अगर हम लें तो ये टिपिकल हिस्ट्री देते हैं कि हमने स्मोकिंग शुरू की है काफ़ी टाइम से और अब सिम्टम्स शुरू हुए हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि विंटर्स में इनको खांसी पहले होना, बलगम आना, ये अलामत शुरू होती है। धीरे धीरे सांस फूलना शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होता रहता है, और फिर इसमें पेशेंट को जो है कंटिन्यूसली, फिर अगर सीवियर सीओपीडी होता है फिर कंटिन्यूसली सांस फूलने का मर्ज होता है। और ये डैमेज जो लंग्स में हुआ होता है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, ये इरिवर्सिबल होता है या पार्शली रिवर्सिबल होता है, और इस पेशेंट को फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है इसके सिम्टम्स कंट्रोल रखने के लिए। क्योरेबल डिजीज़ है सीओपीडी? देखिए क्योरेबल ना अस्थमा है ना सीओपीडी है,
ये बोथ ट्रीटेबल एंड प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। देखिए अस्थमा का एलर्जी जो है ये लाइफ लॉन्ग सिम्टम, लाइफ लॉन्ग कंट्रोल किया जा सकता ये बिल्कुल इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। कि क्योर हमारा मानना ये है कि एक बार पेशेंट ने दवाई ले ली उसको फिर वापस ये बीमारी नहीं आ गई, उसे हम मेडिकल साइंस में क्योर कहते हैं। इसलिए इस बीमारी को जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेज ऑफ अस्थमा या सीवियरिटी ऑफ अस्थमा। इस पेशेंट को भी हमें कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़े। इसके बरक्स जो सीओपीडी का मरीज़ है ये तो एक बार डायग्नोज हो गया, ये भी लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, एल्डरली में होती है, और अगर हम स्मोकिंग को तर्क नहीं करें तो इसमें लंग्स फंक्शन और भी डिक्रीज़ होता है और उसको भी उसके बाद फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। लाइफस्टाइल का कितना ताल्लुक है अस्थमा की बीमारी से, और क्या ये मौरूसी बीमारी है अस्थमा? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेजॉरिटी ऑफ अस्थमा पेशेंट जो होते हैं ये एटोपिक होते हैं, एलर्जिक होते हैं, और यूजुअली ये मारूसी होती है, ये ट्रांसमिट नहीं होती है। मैं अस्थमा पेशेंट हूँ तो आपके पास बैठा हूँ तो आपको लग जाएगी, लेकिन ये जेनेटिक ही आती है। वालिद को होगा, वालिद को किसी ब्लड रिलेशन में होगा तो बिल्कुल, ये ब्लड रिलेशन में अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स को नहीं होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स को होता है। तो अगर हम फैमिली हिस्ट्री लें तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई पेशेंट, हर कोई अफराद खाना इसमें इन्वॉल्व होगा। कोई एक अगर आप हिस्ट्री ले इनमें मदर के साइड, फादर के साइड, तो यूजुअली अस्थमा के पेशेंट्स बिल्कुल ज़रूरी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन में हम देखते हैं कि अक्सर इन पेशेंट्स में देखते हैं कि काफ़ी जो इनके ब्लड रिलेशन में होते हैं सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। तो ये और लाइफस्टाइल की जब आपने बात की, देखिए हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है, एक पेशेंट को भी एक आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे कौन सी चीज़ से ये ट्रिगर होता है। पोलन से होता है, डस्ट से होता है, या किसी खाने की चीज़ से होता है। अगर वो खुद से आइडेंटिफाई कर पाता है तो उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको अवॉइडेंस थेरेपी जिसे हम कहते हैं, यानी कि उन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है जिससे इसको ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है। उसको ये काम जब वो काम पे जाता है, फैक्ट्री में जाता है या वर्क प्लेस पे उसका एक्सपोजर है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वहाँ से हटा के किसी और जगह एडवाइस करे जाने के लिए जहाँ पे उसको ये एक्सपोजर नहीं होता है। और अगर वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो इसके टेस्ट वगैरह भी आते हैं जिससे हम एसरटेन कर सकते हैं कि इस पेशेंट को जो है किस वजह से एलर्जी होती है, और अगर वो चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी से निकाल लेता है तो उसको जो है जो एक्सरबेशंस या बीच में अटैक्स आते हैं उनको वो प्रिवेंट कर सकता है। अगर अलामत ज़ाहिर होने के बाद ही इसका बर वक्त इलाज किया जाए, क्या बड़े होकर अस्थमा से बचा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अस्थमा से बचना जो है, एक बार अस्थमा डायग्नोज हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग अस्थमा पेशेंट होता है। हाँ, हम अगर दवाई एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स या एज पर द प्रोटोकॉल ले तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको अटैक्स ना हो, वो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मामूल की ज़िंदगी कंटिन्यूसली गुजार सकता है। कई बच्चे हमने देखे जिनमें 10 साल की उम्र में या 9 साल या 8 साल की उम्र में एलर्जी आइडेंटिफाई हो गई है, तो क्या उनको अगर वक्त पे इलाज किया जाए आगे जाके वो अस्थमा से बच सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस बनाएं और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट उसको दें ताकि उसकी बीमारी वहीं पे कंट्रोल होए, उसको प्रोग्रेस नहीं हो जाएगी वो। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ऐसे पेशेंट जो है ये ट्रीटमेंट उसी टाइम लेते हैं जब उनको सिम्टम्स आते हैं। जब सिम्टम्स एक बार चले गए तो वो अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है या डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, अगर वो दवाई नहीं लेता है तो वो ब्लड प्रेशर मेजर करता है तो उसको पता चल जाता है नहीं, दवाई नहीं लेने से मेरा प्रेशर बढ़ गया। ऐसे ही शुगर की दवाई लेने से शुगर बढ़ जाता है, तो उसका डायरेक्टली मेजरमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अस्थमा का जो एक पैमाना बिल्कुल ये इसमें जो है ये घर पे ऐसे कोई टेस्ट नहीं कर सकता है। इसमें जो टेस्ट आते हैं जो अंदर इन्फ्लेमेशन देखते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं, यूजुअली वो टेस्ट या बाजार में करने होते हैं या हॉस्पिटल में करने होते हैं। तो एक पेशेंट के पास यूजुअली पैरामीटर नहीं होता है जो वो मेजर कर सके कि मेरी इन्फ्लेमेशन अंदर कितनी है, तो वो ट्रीटमेंट लेता है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। जबकि एक डॉक्टर का मकसद होता है कि वो इसको ट्रीटमेंट देता है ताकि उसको ये बीमारी वापस ना आए, इसके सिम्टम्स वापस नमूदार ना हो। तो इस वजह से मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो भी अगर किसी डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाया है तो उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उस टाइम ट्रीटमेंट ना ले जब वो उसके सिम्टम्स हो, बल्कि जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है एक ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का, उसकी बीमारी कंट्रोल रखने के लिए, अगर वो करेंगे उनकी बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी, वो रोज़मर्रा की काम जो या ज़िंदगी जो बिल्कुल वो अब नॉर्मल एक इंडिविजुअल की तरफ लाइफ जी सकता है और ये अटैक्स जो है उसको भी प्रिवेंट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अटैक्स की बात की जिसको हम
अस्थमा अटैक्स कहते हैं, ये मौसम सरमा में ज़्यादा आते हैं, सुबह और शाम के औकात के दौरान। ये अटैक्स किस तरह से आते हैं और बर वक्त इलाज करने की इन अटैक्स की ज़रूरत क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यूजुअली मौसम सरमा में ही आते हैं। जैसे मैंने अस्थमा के अटैक्स जो यूजुअली होते हैं, ये ट्रिगर होते हैं तभी जब इस पेशेंट को जो है ट्रिगरिंग फैक्टर है जो उससे एक्सपोजर हो। ये समर में भी हो सकता है, ये यूजुअली स्प्रिंग्स में हम पोलन देखते हैं तो वह उस टाइम ज़्यादा होता है। हाँ, मौसम सरमा में भी बिकॉज हम देखते हैं कि मौसम सरमा में हम वायरल इन्फेक्शंस की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और ये वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन कॉज होता है इस अस्थमा पेशेंट को सिम्टम्स एग्रीवेट होने का। अगर हम इसको प्रिवेंट करेंगे तो हम इसको अस्थमा के अटैक्स को जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कैसे प्रिवेंट करेंगे? अगर जो भी अस्थमा का पेशेंट है बिफोर ऑनसेट ऑफ विंटर, वो अगर अपने जो उनको ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके पास जाएं, उनका चेकअप कराएं, उनको वो अपना ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि वो जो है उनकी बीमारी कंट्रोल में रहे, और उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बता सकते हैं कि क्या क्या उनको अवॉइड करना चाहिए विंटर्स में ताकि इनके अटैक्स ना हो। और थर्ड चीज़, इन वायरल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हमारे वैक्सीनेशन, क्योंकि मोस्ट कॉमन फ्लू होता है वायरल इन्फेक्शंस का विंटर्स में, और उस फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास फ्लू वैक्सीन भी है, तो वो काफ़ी हद तक मदद कर सकता है हमें इन अटैक्स को प्रिवेंट करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कि अस्थमा पेशेंट्स की जो परेशानी है मौसम सरमा में ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम इलाज की बात करते हैं, किस तरह की इलाज हमारे पास मौजूद है? देखिए, इसमें अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम 2 तरीके की दवाइयाँ देते हैं। एक तो रिलीवर्स और कंट्रोलर्स। रिलीवर्स वो मेडिसिन होते हैं जब वो उस पेशेंट को तब दिए जाते हैं जब उनको अटैक्स हों या सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं। कंट्रोलर्स वो दवाइयाँ होती हैं जो एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, तो ये कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है। और अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो स्टीरॉइड्स है। अगर यही ऑरल फॉर्म में हमने ये स्टीरॉइड्स लिए तो इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टमक में इरिटेशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़, शुगर का बढ़ना या हड्डियों का कमज़ोर होना, ये आमतौर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं स्टीरॉइड्स। लेकिन अगर हम यही स्टीरॉइड्स इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर लें तो ये एक तो डायरेक्टली एक लंग्स में ये दवाई चली जाती है जहाँ पे इसको असर करना होता है। सेकेंड, इसका डोजेज भी मिनिमाइज बहुत मिनिमम होता है। और थर्ड, इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि ये दवाई ब्लड में नहीं जाती है और बाकी सिस्टम्स को इन्वॉल्व नहीं करती है। चूँकि ये लॉन्ग टर्म पे लेनी होती है, इसलिए इन्हेलर फॉर्म में जो मेडिसिन ली जाती है अस्थमा में वो ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डोजेज कम है और बाकी सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, कई ऐसे लोग हैं जो एलर्जिक है, अलामत देखी जाती है सुबह और शाम ज़्यादा देखी जाती है, या उनको नज़र ज़ुकाम सुबह ज़्यादा रहता है या शाम के औकात में उनको खांसी ज़्यादा आती है। इन पेशेंट्स को किस तरह का एहतियात बरतने की ज़रूरत है? एलर्जिक की खास हम बात बिल्कुल, देखिए, अगर किसी पेशेंट्स को नाइट टाइम, यूजुअली हम देखते हैं कि अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स अस्थमा पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं, ये मेडिकल साइंस में प्रूवन है। देयर आर फिजियोलॉजिकल अंदर फैक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हमारे मिनिमम होते हैं बॉडी में ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स, तो इस वजह से जो सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा एग्रीवेट होते हैं सिम्टम्स इस पेशेंट्स को। दैट मीन्स उसका अस्थमा कंट्रोल में नहीं है, और उसको इसका मतलब ये है कि उसको डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा। उसको जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है उसको थोड़ा रद्द-बदल करके, उसके डोजेज को चेंज करके वो ये इन सिम्टम्स से इंशाल्लाह दूर हो सकता है, अगर वो इस ऑन द बेसिस ऑफ एडवाइस ऑफ डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट थोड़ा रद्द-बदल करे। एलर्जिक पेशेंट्स का भी यही हाल है। बिल्कुल, एलर्जी देखिए, एलर्जी बज़ात खुद लंग्स में जब होती है उसी को हम दमा कहते हैं, उसी को अस्थमा कहते हैं। तो ये एलर्जी जो है ये सिस्टमिक डिजीज़ है, तो ये हर किसी बॉडी पार्ट में सेम फैक्टर होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जब बॉडी में कम होते हैं तो ऑब्वियसली उसके एलर्जिक सिम्टम्स जो है वो बॉडी में किसी भी पार्ट में हो वो एग्रीवेट हो जाएंगे उस टाइम। एहतियात की अगर बात करें, किस तरह का एहतियात करने की ज़रूरत है अस्थमा पेशेंट्स को, ख़ासकर इस विंटर में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि विंटर से पहले अपने डॉक्टर साहब से मिलें, उनका अपना ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज़ कराएं। जो अस्थमा पेशेंट से कोशिश यही रहनी चाहिए कि बाहर सर्दी में ना निकलें, तभी निकलें जब ज़रूरत हो, और जब निकलना हो तो एडिक्वेट प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। मफलर पहने ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए, वार्म क्लोथ्स पहने ताकि ठंडे के असर ना हो, और वायरल इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए आप वैक्सीनेशंस करा लें, वो कोविड का हो, वो फ्लू का हो, या जो हाई रिस्क फैक्टर पेशेंट्स हैं उनको निमोनिया का वैक्सीन भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर घर में कोई आपका ऐसा पेशेंट
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके आता है तो उसको आइसोलेट करें, ताकि चूँकि हमारी टेंडेंसी रहती है विंटर्स में कि हम एक ही कमरे में सर्दी की वजह से रहते हैं, तो एक पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, वो पूरे अफराद खाना को इन्वॉल्व करके एक लाइन सी लग जाती है सीक्वेंस में, हर किसी को इन्फेक्शन होता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर कोई इन्फेक्शन में मुबतला है तो उसको हम आइसोलेट करें, जैसे हम कोविड में करते थे। जब तक उसका इन्फेक्टिव पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद उससे जो रिस्क रहता है बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्या एलर्जिक पेशेंट्स के लिए भी यही एडवाइस है? बिल्कुल, क्योंकि एलर्जी जो विंटर में एक्सरसेबेट होती है तो वो इन्हीं वायरल इन्फेक्शन से ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि अंदर हम रूम्स में वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी कम रहती है विंटर्स में। हम कोशिश करते हैं कि गर्मी अंदर रहे, कांगड़ी भी होती है, बुखारी भी होती है, कभी चोला भी होता है, तो इसकी वजह से धुआं या बाकी केमिकल गैसेस वगैरह जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, वो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं हमारी छाती को। तो नो डाउट अंदर कमरे में गर्मी रखनी है, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि ये हार्मफुल एब्नॉक्शियस गैसेस जो हैं वो बाहर निकलें और हमारा अंदर का जो आबो हवा है वो सही रहे। बहरहाल आपने अस्थमा, एलर्जी और छाती के दीगर तकालीफ, एहतियात और इलाज से मुतल्लिक बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।